हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपीएसआई के लिए मूल विधि की तीसरी क्लास है। क्योंकि हमने शुरुआत की थी भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से, तो बीएनएस की भी ये तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम अध्याय 4 देखेंगे। अध्याय 4 में आपकी कितनी धाराएं हैं? तो धारा 45 से लेके 62 तक, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। फिर अध्याय 5 की भी कुछ धाराएं आज की क्लास में पढ़ेंगे हम 63 से लेके 73 तक। बची हुई अध्याय 5 की धाराएं आपकी अगली क्लास में आ जाएंगी। अब आ जाते हैं माइंड मैप पर कि देखिए, शुरुआत से ही आपको बोला गया हर क्लास में शुरुआत में आपका माइंड मैप बना देंगे। माइंड मैप में क्या बनाना है आपका? सबसे पहले अध्याय, उसका शीर्षक, उसके अंदर कौन सी धारा, मतलब कितनी धारा से शुरुआत होकर कितने तक की धाराएं हैं, ये अगर आपको पता होगा। और हर एक अध्याय की पहली धारा आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। नाम, अध्याय का नाम आया, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी धारा है इसमें, पहली धारा, शीर्षक क्या है। अगर इतना कर लिया तो आपका समझो बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। होता क्या है कि जब धाराएं पूछी जाती ना, तो एकदम करीब करीब धाराएं नहीं पूछी जाती हैं। धाराओं के बीच में डिफरेंस होता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट वो धारा याद नहीं भी है ना, उसके आसपास की कोई धारा याद है, अगर ये पता है कि ये किस अध्याय से धारा है, तो अध्याय से ही रिलेटेड सारी धाराएं होती हैं, तो भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो। प्लस याद करने में भी आगे आसानी होती है। तो चलिए फिर से मैं माइंड मैप बना देता हूं। जो आपकी पहली क्लास आई थी यानी शुरुआती अध्याय 1, उसमें कौन कौन सी धाराएं थी? 1, 2 और 3। अध्याय 2 में धारा 4 से लेके 13 तक, ये दंड था। इसमें का शीर्षक क्या था? संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रवर्तन की तिथि। ठीक है, इसमें था दंड के स्वरूप वगैरह। अध्याय 3 धारा 14 से लेके 44 तक, इसमें सामान्य अपवाद दिए गए थे। ठीक है, जिन्होंने ये क्लासेज नहीं देखी है वो पहले जाके वो क्लासेज देख सकते हैं। आज का अध्याय पढ़ोगे, अध्याय 4। क्या है अध्याय? दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र तथा प्रयत्न के विषय में। धारा 45 से लेके 62 तक यहां पे पढ़ोगे। अध्याय 5 स्त्री तथा बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यौन अपराधों के विषय में ये पूरा अध्याय है। 63 से लेके 99 तक इसमें धाराएं हैं। जो जो इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी हम सारी पढ़ेंगे आज की क्लास में। 63 से लेके 73 तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अध्याय 4 पर। लास्ट क्लास में हमने धारा 44 पढ़ ली थी। आज शुरुआत करेंगे धारा 45 से। धारा 45 में जैसा मैंने बोला कि अध्याय 4 का शीर्षक क्या है? दुष्प्रेरण। तो यही परिभाषा दी है कि दुष्प्रेरण होता क्या है। तो वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। यानी एक तो कार्य होता है जिसे बोला जाता है दुष्प्रेरण, एक कर्ता होता है जो काम करता है, वो क्या कहलाता है? दुष्प्रेरक। जितनी भी अब आप धाराएं पढ़ोगे उसमें दो चीजें होंगी। शुरुआती धाराएं होंगी तो कोई भी अपराध होगा ना, वो अपराध को परिभाषित करेगा। जो शुरुआत की धाराएं होंगी, परिभाषा रहेगी अपराध की। जो उसकी आगे की धाराएं होंगी उसमें दंड दिया जाएगा कि पहले तो ये बता दिया जाएगा कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये अपराध कहलाएगा। अगर आप किसी के घर में घुस के कोई सामान उठा के ला रहे हो तो वो चोरी कहलाएगा। ये परिभाषा दे दी। इसके बाद अगर आपने ये चोरी अपराध कर लिया है तो इसके लिए दंड क्या होगा, वो उसके आगे की धाराओं में रहेगा। ठीक, तो 45 क्या है? परिभाषा देगा कि कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण कब करता है। बहुत अच्छे से समझ लेना, दुष्प्रेरण का मतलब होता है कि वो व्यक्ति खुद से अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी और व्यक्ति को अपराध के लिए या तो उकसा रहा है या वो सहायता, उसका अपराध करना सुगम बना रहा है। अपराध करने से पहले या अपराध के दौरान उसके कार्य को वो सुगम बना रहा है। तो या तो वो किसी और से अपराध करा रहा है, उसे उकसा रहा है, या सुगम बना रहा है, या फिर गुमराह कर रहा है। वो किसको? जांच एजेंसियों को। सपोज करो कोई पुलिस वाला आया, उसके पास न्यायालय से आदेश है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, ए को। अब यहां पर जो व्यक्ति है वो है सी। सी बताता है कि बी जो है वही ए है।
मीन्स वो गलत मिथ्या चीज बोलता है उसे, जबकि एग्जैक्ट पता है कि ये व्यक्ति ये है, लेकिन वो इसे बोल देता है कि ये है, गुमराह कर देता है। तो ये भी दुष्प्रेरण के उसमें आएगा। सपोज करो कि अगर कोई व्यक्ति ए है, वो बोल देता है बी को, उकसाता है कि तुम सी की हत्या कर दो। बी हत्या या तो करेगा तो भी दुष्प्रेरण का होगा, ये हत्या नहीं करेगा मना भी कर देगा ना, तो भी ये दुष्प्रेरण का दोषी कहलाएगा। ठीक। या फिर ये इस पर अटैक करता है, अटैक करता है लेकिन हत्या नहीं हो पाती, इसको घाव हो जाता है और ये घाव भर जाता है, तो भी ये व्यक्ति हत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी कहलाएगा। कौन सा? ए। बी पर तो जो उसने किया है अपराध उसको सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो दुष्प्रेरण की सजा मिलेगी वो ए को मिलेगी। अब ये दुष्प्रेरण का इन्होंने विस्तार कहां तक कर दिया? भारत के बाहर तक। दो तरीके से, एक व्यक्ति भारत के अंदर बैठा है और वो अगर भारत के बाहर किसी व्यक्ति को जुर्म के लिए उकसा रहा है और वो जुर्म हो जाता है तो भी ये दुष्प्रेरण का अपराधी होगा। या फिर भारत के बाहर, ये है भारत, और ये बाहर बैठा व्यक्ति भारत के अंदर किसी को उकसा रहा है जुर्म करने के लिए, बोल रहा है, और भारत के अंदर उसने जुर्म कर दिया है, जबकि दुष्प्रेरण करने वाला बाहर बैठा है, तो भी वो दोषी कहलाएगा। इस तरीके से। या फिर कोई लोक सेवक है, उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है और उसकी जानकारी में वो अपराध हो रहा है, वो होने देता है, तो वो भी दुष्प्रेरण का दोषी कहलाएगा। ये सारी परिभाषाएं जो आगे जाके पढ़ने वाले। ठीक है। तो धारा 45 क्या बोलती है? वह व्यक्ति जो किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, क्या क्या काम करता है तो दुष्प्रेरण कहलाएगा? जो उस बात को करने के लिए किसी को उकसाएगा, बोलेगा। दूसरा है 45 खा में, उस बात को करने हेतु किसी षड्यंत्र में शामिल होता है तथा उससे कोई कार्य या अवैध लोप हो जाए। मीन्स उसने षड्यंत्र में वो शामिल हुआ है, षड्यंत्र में शामिल होने के बाद जो षड्यंत्र रचा गया, इस षड्यंत्र की वजह से कोई कार्य हो जाए या तो, या अवैध लोप हो जाए। अवैध लोप की परिभाषा बताई जा चुकी है, चूक हो जाए, आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, जो दायित्व बनता है आपका वैध, अगर वो नहीं करते हो तो भी आप क्या है, अपने अपराध किया। तो इस षड्यंत्र की वजह से अगर ये काम हो जाए तो भी ये व्यक्ति क्या है, किस चीज का? दुष्प्रेरण का दोषी कहलाएगा। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? जैसे मैंने बताया, तथ्यों को छुपाता है कोई, जबकि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि तथ्यों को ना छुपाए। मिथ्या निरूपण करता है, झूठा निरूपण, वही मैंने बताया कि ए को पकड़ने पुलिस आई है लेकिन वो बी को बोल देता है कि यही ए है, इसे पकड़ लो, तो क्या कहलाएगा? वो दुष्प्रेरण का दोषी होगा। अब 46 धारा देख लेते हैं। धारा 46 में क्या है? दुष्प्रेरक कौन कहलाएगा? जिसने दुष्प्रेरण का जुर्म किया है वही तो दुष्प्रेरक कहलाएगा। तो दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए। जैसा मैंने बताया था कि ए बी को उकसाएगा कि सी की हत्या कर दो, बी ने सी की हत्या नहीं की, तो भी ए क्या है, हत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी होगा। अब इसका दंड क्या होता है? तो अगर यहां पर इस संहिता में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित कर दिया गया तब तो उसको वही दंड मिलेगा जो किसी क्लॉज में है। अगर दंड निर्धारित नहीं किया तो इसके दुष्प्रेरण से जो भी जुर्म हुआ है, जुर्म की जो सजा होती है ना, वही इस व्यक्ति को भी मिलेगी जिसने उकसाया है। बस इतना समझ लो। ठीक। कुछ उदाहरण हैं दुष्प्रेरण वाले जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपके दृष्टांत उदाहरण 10 से 12 हैं। तो कभी कभी उदाहरणों से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने बोला ना, ए बी की हत्या कर देता है, सी को उकसाता है, कौन क्या होगा। ऐसे करके पूरी संहिता में अगर आप देखो तो कम से कम 30 से 40 उदाहरण और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी जो आपके लिए ज़रूरी है वो उदाहरण हम अभी क्लास में देते जा रहे हैं। फिर जो बच जाएंगे तो जैसे ही आपकी 10 क्लासेज में ये पूरा बीएनएस खत्म होगा ना, तो उसकी अगली क्लास या एक पीडीएफ बना के आप लोगों के बीच में डिस्कशन करा देंगे सारे उदाहरणों पर। ठीक है, अभी केवल मेन मेन रख रहे हैं। तो ए क्या करता है? बी की हत्या के लिए सी को उकसाता है, सी वैसा करने से इनकार कर देता है,
तो भी मतलब सी ने तो कोई जुर्म नहीं किया, इसने तो इनकार कर दिया, लेकिन ए उकसाने के जुर्म में दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ठीक। धारा 47 क्या है कि भारत से बाहर के अपराधों का मतलब अपराध कहां पर हो रहा है, भारत से बाहर। इंडिया है ए, आई, यूएसए है ए। ठीक। अब इंडिया में बैठा व्यक्ति कोई उकसा देता है यूएसए के व्यक्ति को, वो वहां पर अपराध कर देता है। ठीक। तो ये व्यक्ति भी क्या है, दुष्प्रेरण का दोषी होगा इंडिया। ठीक। तो यही है धारा 47 कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण होगा। 48 क्या इसी से संबंधित है। तो देखो, जो भी धारा आप पढ़ते हो उसके आसपास की धाराएं आप लोग देख रहे होगे, उसी से संबंधित है, एक लाइन आगे बढ़ती चली जाती है। तो अगर एग्जैक्ट आपको आगे पीछे की धारा नहीं भी याद है, मेन मेन धाराएं याद हैं, तो भी आप वो क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कर जाओगे। 48 क्या है, कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहकर, ये वाला क्यों बनाया गया, अभी आप लोग देख रहे होगे कि जितनी भी गैंग्स हैं इंडिया में, खास तौर से दिल्ली एनसीआर में, वो बाहर से ऑपरेट करती है। उनका जो हेड व्यक्ति होता है बाहर बैठा होता है, इंडिया में वो उकसाता है, उसको धन वगैरह देता है, चीज़ें देता है, गन प्रोवाइड कराता है, कोई भी काम करा देता है। ठीक है। तो इसीलिए ये धारा यहाँ पर डाली गई है कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहकर भारत में दुष्प्रेरण करता है तो वह दोषी होगा। ठीक है। इसका टाइटल क्या है, भारत में अपराध हेतु भारत से बाहर दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण कहाँ हो रहा है, भारत से बाहर। अपराध कहाँ हो रहा है, भारत में। धारा 51 देख लेते हैं। बीच की धाराएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसी से संबंधित थी, उदाहरण थे, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ आएगा भी तो आप आराम से कर जाओगे, इतने करीब करीब नहीं पूछी जाती है। 47 का पूछ ली आपसे, 48 पूछ ली, 49 पूछ ली, है ना। अगर ये लगातार भी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए तो बताई जाएंगी। हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा धाराएं करा रहे हैं जिससे सब कुछ कवर हो, वही धाराएं केवल छोड़ेंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है या जो नहीं आएंगी आपकी। ठीक। धारा 51 क्या है, जब किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ध्यान रखना, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है। किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया गया किसी कार्य के लिए, लेकिन कार्य क्या हो गया, भिन्न, दूसरा कार्य हो गया, तो उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। ये समझ में नहीं आएगा, मैं उदाहरण देता हूं तो समझ में आ जाएगा। दो उदाहरण सुनो। पहला उदाहरण है, ए ने, एक बच्चा है, उसे बोला है कि सी को विष दे दो, खाने में विष डाल दो इसके। अब ये बच्चा है, इसको इसने बोल दिया कि इसके खाने में विष डाल दो, विष भी दे दिया इसने, जहर भी दे दिया इसको। ये जाता है धोखे से, इसे पता नहीं है, तो सी और डी का भोजन साथ में रखा था तो इसने डी के में मिला दिया धोखे से। अब चूंकि सी तो कुछ नहीं होगा, इसको इसके भोजन में मिला ही नहीं है, लेकिन डी की मृत्यु हो जाती है, तो ये व्यक्ति उसी तरीके से दोषी है जैसे इसके कहने पर ही डी को विष दिया गया। समझ गए। हालांकि इसने डी को मारने के लिए नहीं बोला था, लेकिन इसकी वजह से डी की मृत्यु हो गई। तो कभी कभी जो कार्य होता है, कोई भिन्न कार्य हो जाए तो वो देखा जाएगा कि इसका कितना असर है, इसकी दुष्प्रेरण का। अगर उसी की असर की वजह से ही हुआ है तो वो उसी तरह दोषी होगा जैसा उसने किसी अन्य के लिए बोला था। दूसरा उदाहरण समझो। ए है, वो किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को, जो ही नहीं यहाँ पर बच्चा ही हो, किसी व्यक्ति को, यहाँ व्यक्ति ले लेते नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलता है कि सी के घर में आग लगा दो। आग लगाने को बोलता है, ये व्यक्ति जाता है, आग लगा देता है, आग लगाने के साथ साथ एक चोरी भी कर लेता है। ठीक। यहां अंतर आ गया, क्योंकि आग लगाने को इसने बोला था, आग लगाने के फलस्वरूप चोरी को इसका विस्तार नहीं है, तो इस पर दुष्प्रेरण का जो आरोप लगेगा केवल आग लगाने का लगेगा, चोरी का नहीं लगेगा। तो ये दो दृष्टांतों से अब समझ में आ गया होगा कि इसमें धारा 51 क्या बोल रही है। आगे चलते हैं। धारा 57 बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से ये जो दंगे, हालांकि दंगों से रिलेटेड और भी धाराएं हैं आपकी आगे चल के, लेकिन जो दंगा वगैरह होते हैं उसको समझ लो कि लोग ने भड़काऊ भाषण दे दिया, लोगों को बोल दिया ये करने के लिए, और फिर उससे कोई ना कोई अपराध हो जाए। तो जो कोई जनसाधारण
या फिर जनसाधारण मतलब क्या होता है, एक भीड़, या फिर 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग, यानी कि या तो जनसाधारण हो, ज्यादा भीड़ हो, या 10 से अधिक, मिनिमम इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग को अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, उसे उकसाएगा, बताएगा, उसको बोलेगा, है ना, तो उसको कम से कम 7 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना। ये ध्यान रखना, जितनी भी सजाएं होंगी, या तो सजा में हम मिनिमम रख देंगे, ठीक है, ये कम से कम नहीं है, 7 वर्ष तक की सजा, मतलब इससे कम भी हो सकती है। अगर हमने 2 रख दिया कि 2 से 7, तो समझ लो कम से कम 2 और अधिकतम 7 हर सजा में यहाँ पर लिखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 7 वर्ष तक की सजा है तो इसको 2 वर्ष की भी हो सकती है, 3 की भी, 7 की, और इसके साथ में जुर्माना भी होगा, ठीक। धारा 59 देख लेते हैं कि ऐसा कोई अपराध जिसके किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया गया है, कोई भी, लोक सेवक का मतलब होता है कोई भी सरकारी कर्मचारी, नॉर्मल भाषा बता रहा हूं कि नॉर्मल परिभाषा समझो, सरकारी कर्मचारी। अब सरकारी कर्मचारी में भी अगर ये बोला जाए कि जिस व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस चीज को रोकना, निवारण करना, तो उसमें आ जाता है आपके बल, जितने भी बल हैं, जांच एजेंसियां हैं, ये ज्यादा आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना ही उसका कर्तव्य था। तो नॉर्मली ये टारगेट कर रहे हैं पुलिस को, ठीक, पुलिस पर्सनल को। तो क्या होगा, अपराध के लिए जितना कारावास, जो भी अपराध हुआ है, सपोज करो हत्या हो गई, तो उस हत्या के लिए जो भी कारावास होगा, उसकी जो दीर्घतम अवधि होगी, दीर्घतम अवधि क्या है, नॉर्मली बोल देते हैं कि आजीवन कारावास। अब आजीवन कारावास में नॉर्मली बोला गया है 20 साल, लेकिन जहाँ 20 साल से ज़्यादा होगा ना, वो मेंशन है, अभी आगे चल के देखेंगे कि 20 साल से ज़्यादा होगा तो वहाँ बोलेगा शेष प्राकृतिक जीवन। तो नॉर्मली 20 साल है अगर, तो इसका आधा कारावास इस व्यक्ति को मिलेगा जो लोक सेवक था, जिसका वो कार्य था लेकिन उसने छिपाया, ठीक है। तो इसकी जो दीर्घतम अवधि है उसका आधा कारावास। अगर अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा मिलने वाली है तो इस लोक सेवक को 5 साल की सजा मिलेगी, ऐसा 59 का बोलती है। 59 खा क्या बोलती है कि अगर मृत्यु तथा आजीवन कारावास वाले अपराध हैं, तो अपराध हो गया और इस व्यक्ति ने छिपाया जबकि इसका कर्तव्य था उसको रोकना, नहीं रोका तो इससे 10 वर्ष का कारावास होगा, ठीक है, अधिकतम। आगे चलते हैं, धारा 61 आपराधिक, 61 और 62 दो ही धाराएं बची हैं इस अध्याय की, दोनों आपराधिक षड्यंत्र के विषय में है कि कब, जैसे अभी बताया था कि दुष्प्रेरण क्या होता है, वैसे ही अब आप लोग जानोगे कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। तो 61 क्या बोलता है, 61 का पार्ट 1, 61 उपधारा 1, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या तो करते हैं, या फिर कार्य तो आपका वैध है लेकिन उस कार्य को करने के लिए जो साधन अपनाते हैं वो अवैध हैं, तो भी वो अपराधी कहलाएगा। तो या तो वो अवैध कार्य करते हैं, या ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है परंतु अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, सामान्य उद्देश्य से या सामान्य आशय से सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगी, ठीक है। धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का कोई प्रयत्न करे, ठीक है, अपराध हुआ नहीं है, प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। तो आजीवन कारावास का आधा, या जो भी अपराध हुआ, सपोज करो आजीवन कारावास नहीं, उसमें 20 साल की सजा है, तो इसकी आधी 10 साल की, इतनी उसको सजा होगी। तो आजीवन कारावास भी नॉर्मली माना क्या जाता है 20 वर्ष, जहां पर उसकी नेचुरल बोला जाएगा कि इस व्यक्ति की शेष जीवन तक, है ना, मृत्यु तक, वो अलग आजीवन कारावास होता है, वो मेंशन कर दिया जाएगा, जिस भी अपराध में मेंशन होगा वो वही माना जाएगा। अगर सामान्यतः आजीवन कारावास लिखा है तो 20 वर्ष माना जाएगा। अगली धारा पर चलते, यहां पर आपकी अध्याय 4 समाप्त हो गया। अध्याय 5 अब हम देखेंगे
63 से लेके 99 तक, खास तौर से जो बलात्कार है उसकी सारी धाराएं आज ही पढ़ेंगे हम, वो आ जाएगा इसमें। फिर महिलाओं के खिलाफ और भी हिंसा होती है वो देखेंगे, और शिशुओं के खिलाफ हिंसा होती है वो देखेंगे आज की क्लास में। ठीक, तो अध्याय 5 में इसका टाइटल ध्यान रखो, महिला तथा शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ऐसा ही बनने जा रहे हो आप लोग। समाज, एक संवेदनशील समाज का निर्माण जो होता है वो कानून व्यवस्था से होता है। उसकी मेन रीढ़ जो पुलिस विभाग में होते हैं, जो थाना होता है उसमें जो कार्यरत होते हैं, यही लोग होते हैं। तो ये चीज़ें जानना, एक एक पॉइंट जानना और इसके प्रति संवेदनशील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो अध्याय है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, धारा 63 परिभाषा देती है कि क्या चीज होगी जो बलात्कार कहलाएगी। इसको, इसके लिए जो शब्द यूज हुआ है इस पूरे अध्याय में उसे बोलते हैं बलात् संघ। ठीक, तो इतना तो नॉर्मली जानते हो कि किसी भी पत्नी के अलावा, पत्नी भी अगर आपकी 18 वर्ष से ऊपर हो, ठीक है, किसी भी महिला के साथ अगर आप संबंध बनाते हो और वो उसकी सहमति से नहीं है, या कई मामलों में सहमति है, सपोज करो 18 वर्ष से कम उम्र की महिला है, उसके साथ अगर आप सहमति से भी संबंध बना रहे हो तो भी वो रेप कहलाएगा। ठीक है, अदर चीज में सहमति से नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध है तो रेप कहलाएगा। इसके अलावा अगर उसको आपने धमकी दी है, उसके किसी व्यक्ति को पकड़ रखा है और गन लगा रखी है, ठीक है, तो वो महिला डर के मारे कि नहीं तो ये इसको मार देगा, और फिर उसने सहमति दे दी हो तो भी वो रेप कहलाएगा। अगर वो विकृत चित्त है, महिला सहमति देने की स्थिति में ही नहीं है, तो भी वो रेप कहलाएगा। अगर उससे आपने वादा कर लिया शादी का, वो ऐसा सोचती है, महिला ऐसा सोचती है कि आपने उससे शादी कर ली है, और जबकि आपको पता है शादी नहीं की है, उसको भरोसा है कि वो एज अ पत्नी रह रही हो, फिर आपने संबंध बनाए हो या भरोसा दिया हो शादी का, तो भी वो रेप कहलाएगा। तो ऐसे रेप की सारी परिभाषाएं कि किस किस परिस्थिति में कौन सी चीज रेप कहलाएगी 63 में। 64 से क्या शुरू हो जाएगा, आपका दंड शुरू हो जाएंगे। 64 एक में दंड है, 64 दो में दंड है। दंड के भी स्वरूप आम लोगों के लिए अलग हैं। अगर कोई रक्षक वाली पोजीशन में है, जिम्मेदारी वाली पोजीशन में, सपोज करो पुलिस बल है, अब थाने में कोई महिला गई, वहीं पर रेप कर दिया, इनके पास अथॉरिटी थी, है ना, पुलिस, तो इनके लिए दंड ज़्यादा दिया गया। अध्यापक हो गए, पुलिस हो गए, गार्जियन हो गए, अगर इन्होंने कोई ऐसा काम किया, विश्वास पात्र आदमी है जिसने विश्वास जीत के काम किया, तो यही सारी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। देखते हैं 63 में क्या है। कोई पुरुष किसी महिला के साथ बलात्संग करता है या अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा कराता है, ठीक है, या तो खुद करता है या उस महिला को मजबूर करता है अपने साथी के साथ ऐसा करने के लिए, तो ऐसा 7 परिस्थितियां जो ऐसी बनेंगी जिसमें ये काम होगा तो रेप कहलाएगा। ठीक है, क्या क्या परिस्थितियां हैं। एक तो महिला की इच्छा के विरुद्ध, दूसरा महिला की सम्मति के विरुद्ध, उसकी सहमति के विरुद्ध किया आपने, तो तीसरा है महिला की सम्मति तो मिल गई आपको, लेकिन किस बेस पर मिली, कि उसका कोई हितबद्ध व्यक्ति है, उसकी मृत्यु या घोर उपहति, घोर हानि का भय दिखाकर आपने वो सहमति ली हो, तो भी वो रेप कहलाएगा। अगला, महिला ने सम्मति इस कारण दे दी है क्योंकि उसे ऐसा विश्वास है कि संबंधित पुरुष उसके साथ विवाहित है। कई बार ऐसा होता है ना, फर्जी विवाह कर लेते हैं, रहते हैं, या विवाहित होने का विश्वास करती है वो महिला कि हमारे साथ विवाहित है, जबकि उस पुरुष को पता है कि वो विवाहित नहीं है। ये भी इसमें कि पुरुष को एग्जैक्ट पता है कि विवाहित नहीं है, तो फिर ये चीज ऐड कर लेना, ये लाइन, तो भी ये बलात्कार कहलाएगा। महिला का जो चित्त है, चित्र नहीं यहाँ पे चित्त होगा, ठीक, चित्त विकृति या कोई नशीला पदार्थ आपने दे दिया हो और उस पदार्थ के नशे में, ठीक है, उसके प्रभाव से वो महिला समझ ही ना पाए उसकी गंभीरता से कि वो क्या है, और संवेदन शून्य होकर वो सहमति दे दे, तो भी ये रेप कहलाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र की कोई भी महिला हो, चाहे आप सहमति से भी कर रहे हो, तो भी वो रेप कहलाएगा। ध्यान रखना, ये संरक्षण मिला हुआ है, ठीक, कि सम्मति से या सम्मति के बिना कोई भी परिस्थिति हो रेप कहलाएगा।
जब वह महिला सम्मति देने में असमर्थ है, सम्मति नहीं दे, सपोज करो कोई महिला बेहोश पड़ी है, सम्मति देने में असमर्थ है और वहां पर कोई व्यक्ति करता है, तो वो रेप कहलाएगा। ये 7 परिस्थितियों में रेप कहलाएगा। धारा 63 में ये परिभाषाएं हैं सारी। 64 की ओर बढ़ते हैं कि जब ये अपराध लोगों ने कर दिया तो उनके लिए क्या सजा मिलेगी। कुछ अपवाद हैं इसके। ये सब चीजें तो हो गई, किस परिस्थिति में ये चीज बलात्कार नहीं कहलाएगी। तो एक है चिकित्सकीय प्रक्रिया के दौरान अगर कोई व्यक्ति महिला के संवेदनशील अंगों को हाथ लगाता है, डॉक्टर वगैरह, अंतः प्रवेशन वगैरह इस समय पर होता है, तो ये बलात्संग नहीं माना जाएगा। दूसरा, कोई पुरुष है जो अपनी पत्नी, हालांकि पत्नी की उम्र क्या है, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उसके साथ संबंध बनाता है, इच्छा के विरुद्ध भी बनाता है, तो आज भी ये भारत में बलात्संग नहीं कहलाता है। यानी कि हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि जो मैरिटल रेप होते हैं, शादीशुदा महिला है, शादीशुदा जरूर है, उसके पति द्वारा उसकी असहमति से, उसकी इच्छा नहीं है, फिर आप संबंध बना रहे हो, तो मैरिटल रेप इसे बोला जाता है। यूरोपियन कंट्रीज में कुछ जो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं तो इसको घोषित भी किया गया रेप। इंडिया में इस पर डिबेट ही चल रही है, अभी इस पर कोई कानून नहीं आया, कोर्ट भी इस पर अभी, क्योंकि इंडिया में बड़ा पवित्र रिश्ता माना जाता है, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, शादी एक धार्मिक संस्कार है ना, तो इसलिए इसको रेप नहीं माना जाता। आगे चलते। 64 एक में क्या है कि जो कोई भी 64(2) में, 64(2) आगे आने वाली है, जो मैंने बताया कि जो अधिकारी हैं, सशस्त्र बल के हों, सेना के हों, पुलिस के हों, लोक सेवक हों, या फिर अध्यापक हों, धार्मिक संस्था के प्रमुख हों, या फिर जो आश्रय होते हैं आपके, है ना, विधवा आश्रम हो गया, महिला आश्रम हो गया, बालिका आश्रम हो गया, अस्पताल हो गए, इनके जो प्रमुख कर्मचारी हों, वो अगर ऐसी जगह पर रहने वाली महिलाओं के साथ कुछ करते हैं तो उनको बढ़ा के सजा दी गई है, वो 64(2) में है। तो 64(1) में क्या है पहले वो समझ लो कि जो कोई 64(2) में वर्णित उपबंधों के सिवाय बलात्संग करता है, बलात्संग क्या कहलाएगा वो आप 63 में पढ़ चुके हो, तो वह 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक, मिनिमम कितनी 10 वर्ष, मैक्सिमम कितनी आजीवन कारावास। क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि शेष जीवन तक, तो आजीवन कारावास नॉर्मली 20 वर्ष माना जाएगा। यह सादा भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, कौन निर्णय करेगा, न्यायालय। आप लोग कमेंट में बताना कौन सी धारा है जिसमें ये लिखा है कि कारावास को न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि कितना कारावास सादा होगा, कितना कठिन होगा, या पूरा सादा होगा, पूरा कठिन होगा, ये आप लोगों को बताना, ठीक है। और इसके साथ में जुर्माने से भी दंडित करेगा। अब देखो शुरुआत 10 वर्ष, मिनिमम तो 10 वर्ष हो गई रेप केस में सजा, मैक्सिमम मृत्यु दंड तक है, आगे बढ़ता जाएगा, देखते जाओ, जैसे ही संगीन होता जाएगा ना, ये आपका जो भी दंड है बढ़ता जाएगा। धारा 64(2) इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी है अगर वो, और ऐसा अधिकारी होते हुए जो आपका उसका थाना है, उस थाने की सीमाओं के भीतर अगर रेप करता है, थाने के परिसर में करता है, या अब किसी अदर पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, मतलब वो देख रहा है आसपास अभिरक्षा में, या अपने अधीनस्थ की अभिरक्षा में, उसका कोई अधीनस्थ है उसकी अभिरक्षा में बलात्संग करता है, तो ये सारे अलग अलग कंडीशन है और सबके लिए सेम सजा है। तो पहले सारी कंडीशनें पढ़ लो कौन कौन लोगों को सजा होगी। दूसरा खा क्या है, कोई लोक सेवक है यानी कि सरकारी कर्मचारी है, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या उसके किसी अधीनस्थ की अभिरक्षा में बलात्कार करता है। सशस्त्र बलों का कोई सदस्य है और जहां पर उसकी नियुक्ति वाला क्षेत्र है, जिस एरिया में नियुक्ति है उस क्षेत्र में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। कोई कारागार है, जेल है, यानी जहां पर महिलाएं रह रही हैं। प्रतिपेषण गृह है, बहुत सारे गृह होते हैं ना जहाँ पे महिलाएं रहती, महिला हॉस्टल हो गया, विधवा आश्रम हो गया, है ना, कुटीर हो, ये सब, ठीक है, या बच्चों बालिकाओं से रिलेटेड कोई वो हो, तो ऐसी संस्था का कोई प्रबंधन तंत्र का कर्मचारी हो या नॉर्मल कर्मचारी हो और उन्हीं में ही रहने वाली किसी महिला के साथ करता है। अगला, कोई अस्पताल में भर्ती है कोई महिला, उसके साथ किसी अस्पताल का ही कर्मचारी उसी के अहाते में, अस्पताल का जो अहाता होता है उसमें
बलात्संग करता है, किसी महिला का नातेदार है, संरक्षक है, अध्यापक है, या उसके प्रति प्राधिकार की हैसियत रखने वाला आदमी है जिस पर वो भरोसा करती है, तो वो कोई महिला है जो कि गर्भवती है और जो व्यक्ति बलात्कार करता है वो यह जान रहा है कि यह गर्भवती है, तो उससे बढ़ के दंड मिलेगा। ठीक है, ये हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। 64(2) में क्या है कि मेन जो अपराध है वो बलात्कार ही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर ये सभी बलात्कार करते हैं तो इनको बढ़ा के दंड दिया जाएगा, इसलिए इनकी अलग से लिस्ट बना दी गई। अगला क्या है, सम्मति देने में असमर्थ महिला। ऐसी महिला जो अपनी सम्मति देने में असमर्थ है, जैसे मैंने बोला कि महिला बेहोश है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो चुकी है तो भी, ठीक है, मानसिक या शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त महिला है, या उसी महिला, एक ही महिला से कई बार देखते हैं ना बंधक बना के बार बार रेप किया जाता है, इन सब परिस्थितियों में बलात्कार करता है तो सजा क्या होगी। अब यहाँ पर, वहाँ पर क्या था, 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास था, यहाँ पर क्या है 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास है, लेकिन कौन सा आजीवन कारावास, शेष प्राकृतिक जीवन, यानी यहाँ पर 20 साल नहीं है, उसका बचा हुआ पूरा जीवन तक एक कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ तक सजा हो सकती है। अगर उसे सामान्य कारावास दिया जा रहा है तो वो कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, प्लस इसके साथ में उसे जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। ये 64(2) में है। तो 63 से शुरू होता है, परिभाषा है बलात्कार की। 64(1) में क्या है आपका, नॉर्मल आदमी अगर बलात्कार करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। 64(2) में ये जो कुछ रक्षक जिन्हें बोलते हैं कि जो रक्षक की पोजीशन में है, अगर यही भक्षक बन जाते हैं तो इनके लिए बढ़ाकर दंड का प्रावधान है। 65(1) पे चलते हैं, क्या है यहाँ पर कि अभी तक तो हो रहा था कि 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला, है ना, 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला, या ये मान लो कि 16 वर्ष से अधिक आयु की महिला। अब यहाँ पर क्या है, 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ अगर बलात्कार होता है तो फिर सजा क्या होगी, 20 वर्ष कम से कम सजा होगी। बाकी केसेस में क्या था, कम से कम 10 वर्ष की थी, यहाँ पर क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया कि कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास, जो कि कठोर कारावास होगा, शेष प्राकृतिक जीवन के लिए होगा। इसके साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा, और जो जुर्माना होगा ना उसका उपयोग क्या होगा, पीड़ित महिला का चिकित्सा के लिए, पुनर्वास के लिए, प्लस उसको एक प्रकार से जो क्षतिपूर्ति होती है ना उसके लिए ये सब काम होगा, ये जो जुर्माना लगाया जाएगा। अगले उस पर चलते हैं। हाँ, ये यूपी सब इंस्पेक्टर बैच की जानकारी है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो कि आपकी 200 नंबर तो ऐसे हो जाएं कि इसमें से कुछ भी आए तो आपको आना चाहिए, देखते ही हो जाए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत स्पीड से चीज़ें चल रही हैं। कल ही हमने एक ग्रुप कॉल की थी, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ओपन ग्रुप में भी, एसआई बैच में। तो टास्क दिया था दिन भर रिवीजन के लिए, इसलिए कल क्लास भी नहीं आई थी। उनको बोला गया था कि धारा 1 से लेकर 44 तक जो हो चुकी हैं याद करके शाम में पूछी जाएंगी। ग्रुप कॉल में स्टूडेंटों में पूछी गई, ऑलमोस्ट स्टूडेंटों को सारी, यानी कि 44 तो ये धाराएं, और धारा 2 में आपकी कितनी धाराएं हैं, 39। तो टोटल इतनी धाराएं यानी 85, 80 से लेके 85 तक धाराएं इन लोगों को याद हो गई थी एक ही दिन में। बहुत अच्छे से रिवीजन चल रहा है, इतना करा देंगे, ऐसे करा देंगे, टिप पे होंगी ये चीज़ें। मूल विधि पूरी, एमबी यानी कि पॉलिटी, एक एक अनुच्छेद याद होगा, एक एक प्रावधान याद होगा, एक एक केस याद होगा। इसके बाद बची हुई जीएस और हिंदी पूरी विद टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, और लास्ट में फुल टेस्ट भी होंगे। ये सारा आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। करना क्या है, जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद स्टोर पर आप क्लिक करोगे, एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करके ऑप्शन आएगा, या ऑल कोर्सेज भी एक ऑप्शन आता है, किसी पर भी क्लिक करोगे कोर्स दिख जाएगा, या तो ऊपर ही दिख जाएगा आपको कोर्स, वहीं से बाई कर लोगे, कोर्स आपका ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन पर ही। फिर एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर एक्टिविटी होती रहती है, जानकारी दी जाती है, सारी चीज़ें। इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, जो स्लिप है वो इस नंबर पर भेज देना है। फिर आप एप्लीकेशन के अंदर ही चैट सेक्शन में जाओगे तो यूपीएसआई करके एक ग्रुप बन गया होगा, यूपी सब इंस्पेक्टर नाम से। उस ग्रुप के अंदर लिंक पड़ी है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम से भी जोड़ दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर, जो नए हैं जिन्हें नहीं पता है कि सर कैसे भरोसा कर लें, क्या है ना,
नई कोचिंग है, इतना ज़्यादा जानते नहीं है, तो सिंपल सा है, आप जाओ इसी चैनल पर जाओ, जो भी है उसके हमने सर्वे कराए हैं, जो भी एग्जाम 1 दरोगा, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, मंडी सचिव, इनके सर्वे कराए हैं। गूगल में देखो, फीडबैक दिए हैं स्टूडेंटों ने, वीडियो पड़े हुए हैं जिनके सिलेक्शन हुए। किसी भी वैकेंसी में 70% मिनिमम सिलेक्शन, इतना टारगेट रहता है, इतना हमारे यहाँ से ले लेते हैं हम इतने सिलेक्शन। बीपीओ में अभी बाढ़ आने वाली है, जैसे ही इसका डीवी का रिजल्ट आएगा ना स्टूडेंटों की, 1 दरोगा तो 80% से ज़्यादा 1 दरोगा यहीं से बने हैं। अभी अतिशयोक्ति लोगों को लग सकती है, बट देखो, या जाके कहीं पर कोई 1 दरोगा सिलेक्ट हुआ है उससे पूछो, वो बताएगा क्या है एक्सपीरियंस। ठीक है, धारा 65(2) क्या है, 12 वर्ष। अभी तक क्या था, 16 वर्ष से कम उम्र। अब देखो ये बढ़ जाएगा, जैसे ही एज, गर्ल की एज कम होती जाएगी, अपराध की संगीनता बढ़ जाएगी। हुआ क्या है ये, समझो कि एक टाइम पर, आज से 2-2.5 साल पहले क्या हो रहा था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत केसेस आ रहे थे और उनको मार दे रहे थे। ठीक है, उनको जान से भी मार दे रहे थे। जब ये बढ़ा तो फिर पूरे देश में मांग उठी कि इसके लिए मृत्युदंड ही सजा का प्रावधान किया जाए। तो सजा यहाँ पर बढ़ा दी गई थी, उस टाइम पर आईपीसी थी तो उसमें सुधार हुआ था। अब वो सारी चीज़ें आपकी बीएनएस में रख दी गई। धारा 65(2) क्या कहती है कि 12 वर्ष से कम उम्र की आयु की किसी महिला से अगर बलात्कार होता है तो उसे कम से कम 20 वर्ष की सजा, 20 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है। और आजीवन कारावास का मतलब है शेष प्राकृतिक जीवन। एक कठोर कारावास होगा, साथ में जुर्माना भी लगेगा। लेकिन केवल यहीं तक सीमित नहीं है, कोर्ट इसके साथ या लगा है मृत्युदंड भी दे सकता है। तो सजा बढ़ गई है कि या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड। धारा 66 में आते हैं। इसमें क्या बोला है कि धारा 64(1), 64(2), 64(1) में क्या है, सामान्य लोगों को बलात्कार के लिए सजा। और 64(2) में क्या है, जो लोक सेवक हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, सैन्य वाले हैं, तो इसके तहत अगर कोई अपराध करता है तथा इस दौरान, इस अपराध के दौरान कोई ऐसी क्षति भी उस महिला को पहुंचा देता है जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाती है, यानी रेप एंड मर्डर, तो क्या होगा, फिर कम से कम 20 वर्ष की सजा होगी, जो कि अधिकतम आजीवन कारावास यानी शेष जीवन तक रहेगी। इसके साथ में जुर्माना भी होगा या फिर उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं। धारा 67 कि कोई पति पत्नी है, ठीक है, अब झगड़ा हो रहा है, साथ में नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या है, पृथक रहने लगते हैं, पृथक रहने लगते हैं। या फिर न्यायालय जो होता है, जब आप डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत समय तक आपको पृथक रहना पड़ता है, कुछ समय तक। तो या तो फिर ऐसी डिग्री के तहत आप पृथक रह रहे हो, या नॉर्मली जानकारी में पृथक रह रहे हो, अलग रह रहे हो। इस दौरान अगर कोई पति अपनी पत्नी से संबंध बनाता है तो भी ये क्या कहलाएगा, इसको सजा मिलेगी। ठीक है, ये भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। और इस दौरान इसको सजा कितनी मिलेगी, 2 से 7 वर्ष तक की सजा होगी। यह सजा सादा या कठोर हो सकती है, दोनों में से कोई। साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। धारा याद रखना, धारा 67। आगे चलते हैं। धारा 68, इसमें उपधाराएं हैं, उपधाराएं याद नहीं करनी, बस इतना समझ लो, अलग अलग थोड़ा परिभाषा दे देते हैं। तो कोई व्यक्ति प्राधिकार की स्थिति में, मतलब गार्जियन है या फिर एक फैमिली होती है ना, उसका बहुत ही अच्छा मित्र है, गार्जियन स्वरूप फैमिली मानती है, तो इसका भी एक प्राधिकार हो जाता है अपने दोस्त के बच्चों पर, है ना। तो प्राधिकार की स्थिति में है या विश्वासपूर्ण संबंध में रहते हुए, एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई लोक सेवक है वो। तीसरी है वही जो कारागार या कोई गृह है उसका कर्मचारी है। और चौथी हो गई अस्पताल के कर्मचारी। ये सब, इनकी जो अभिरक्षा में लोग रह रहे हैं, उस अभिरक्षा में रहने वाली महिला को ये क्या करते हैं, अभी बलात्कार नहीं है यहाँ पर, ये अपने इस प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, संबंध बनाने के लिए। अपनी स्थिति या अपने संबंधों का, जो इनका संबंध है विश्वास वाला, उनका दुरुपयोग करते हैं, उस महिला को प्रभावित करते हैं या उस पर दबाव डालते हैं, किस चीज के लिए, कि उसके साथ संबंध बनाए। तो ये बलात्संग की श्रेणी में तो नहीं आता है, लेकिन ये अपराध है। और इस अपराध में कितनी सजा होगी, 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक का कारावास। सादा या कठोर हो सकता है, साथ में जुर्माना, तो हर केस में जुर्माना तो लग ही रहा है।
तो सजा के साथ जुर्माना तो होना ही होना है। इधर अगर कुछ दिया हुआ है, मेंशन है, तो ये कम से कम इतनी सजा होगी, अधिकतम इतनी सजा होगी। सादा कठोर लिखा है तो दोनों टाइप का दंड हो सकता है, केवल कठोर लिखा है तो केवल कठोर ही होगा। ये सारी चीजें मेंशन कर दी गई। और जो कि इन्होंने बोल दिया है कि बलात्संग की जो 7 श्रेणियां हैं उनमें नहीं आता है, तब ये काम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 69, प्रवंचनापूर्ण साधनों। प्रवंचनापूर्ण साधन क्या होते हैं? किसी महिला को आपने अपनी जो जानकारी, अपना जो परिचय है वो मिथ्या परिचय दे रखा है, उसको अपना है, या उसको प्रोन्नति का आपने लालच दे रखा है, उसको नियुक्ति का लालच दे रखा है कि नौकरी लगवा देंगे, ये सारे साधन क्या हो गए? प्रवंचनापूर्ण साधन। इसके द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, वचन तो दे रखा है लेकिन उसे पूरा नहीं किया, आपका आशय ही नहीं है पूरा करने का, तो अगर वो व्यक्ति संबंध बनाता है, और ऐसा अपराध क्या है, बलात्संग में नहीं आता है, इन्होंने बोल दिया, ठीक है, कि उन श्रेणियों में नहीं आता है, तो क्या होगा? इसे 10 वर्ष तक का कारावास, यानी मिनिमम नहीं डिसाइड किया, ये न्यायालय देखेगा कि व्यक्ति की नियति क्या थी, तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास मिलेगा, जो कि सादा या कठोर हो सकता है, साथ में जुर्माना। धारा 70(1), अब 2 धाराएं और बची हैं, 70 के 2 पार्ट बचे हैं और 1-2 धाराएं और। ठीक है, तो धारा 70(1) क्या बोलती है? एक सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। सामूहिक बलात्कार में क्या होता है? एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। जब ये एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके सामान्य आशय से, सबका एक साथ आशय हो, ठीक है, एक साथ प्लानिंग की हो, सबका एक ही आशय हो, इसको अग्रसर करते हुए बलात्कार करते हैं, तो कम से कम सजा कितनी होगी? 20 वर्ष की, और अधिकतम सजा आजीवन कारावास, जो कि शेष जीवन तक रहेगा, और ये कारावास क्या कठोर होगा, साथ में जुर्माना। ठीक है, अभी यहाँ पर मृत्यु नहीं आई, ध्यान रखना। अब जैसे ही ये उम्र कम होगी तो मृत्यु दंड भी शामिल हो जाएगा, अगली धारा में है। धारा 70(2), अगर महिला की आयु 18 वर्ष से कम उम्र है और उसके साथ कोई सामूहिक बलात्कार करता है, तो ये माना जाएगा, पहली चीज तो जितने भी व्यक्ति हैं जो सामान्य आशय से रहे होंगे वहां पर, कि सबने ही बलात्कार का जुर्म किया है, गैंगरेप का जुर्म किया, पहली चीज। दूसरा, उनको जो सजा होगी, सजा देखो अब इसमें कम की बात ही नहीं हो रही है, आजीवन कारावास जो कि शेष जीवन तक रहेगा, इसके साथ में जुर्माना और मृत्युदंड, 2 ही सजाएं हो सकती हैं इसको। आजीवन कारावास भी 20 साल वाला नहीं, शेष जीवन वाला, और मृत्युदंड। ठीक, धारा 71, 71 वही है जो मैंने पहले बताया था कि अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो गया, दोषी पहले ही हो गया इन्हीं धाराओं में, 64, 65, 66, 70, इसके बाद पुनः वो वही अपराध कर देता है जो इन धाराओं में वर्णित है, तो फिर क्या होगा? इसे शेष जीवन तक आजीवन कारावास मिलेगा या मृत्युदंड मिलेगा। ठीक है, तो 71 क्या बोलती है कि कोई व्यक्ति, धारा 64 में 2 धाराएं थी, अभी सुन लो। 63 में परिभाषा थी बलात्संग की, 64 में 2 धाराएं थी। 64(1) क्या थी? सामान्य व्यक्ति द्वारा, नॉर्मल व्यक्ति कर रहे हैं। 64(2) क्या थी? जो लोक सेवक हो या मतलब जो रक्षक वाली पोजीशन में हो, वो अगर बलात्संग कर रहे हैं तो इनके लिए दंड थी। 65, 66 और 70, इनमें दोष सिद्ध अगर व्यक्ति है, पुनः इन्हीं धाराओं हेतु दोष सिद्ध हो जाता है, तो इसे क्या, या तो आजीवन कारावास मिलेगा जो इसके शेष जीवन तक रहेगा, या मृत्युदंड मिलेगा। अब आ जाते हैं 72(1), कोई व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, पहले क्या होता था ना, पीड़िता का नाम मीडिया में चलने लगता था, अब उसकी जो पहचान है, कोई पीड़ित है, पीड़िता है जो, उसकी पहचान अगर कोई उजागर करता है ना, उसके लिए भी दंड का प्रावधान कर दिया, चाहे वो मीडिया हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जो हो। तो कोई व्यक्ति यदि जो बलात्कार की पीड़िता है, इसकी पहचान उजागर करता है, उसका नाम, या उसका, चलो उसका नाम नहीं बताया, पिता का नाम बता दिया, तो भी तो उसकी पहचान उजागर हो रही। तो ये सब चीज़ें करता है, चाहे वो मुद्रण यानी प्रिंट द्वारा या प्रकाशन द्वारा, तो उसे क्या होगा? 2 वर्ष तक की सजा होगी। सजा सादा या कठोर में से कुछ भी हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लगेगा। लेकिन कुछ अपवाद देती है, कौन से लोग हैं जो अगर ऐसा काम करते हैं तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा मुद्रण या प्रकाशन, और ये किसमें है? 72(2) में।
कोई पुलिस का जो भार साधक अधिकारी है जिस पर वो चीज़ का जो जुर्म हुआ है और उसकी जांच वगैरह का जो जिम्मेदार है या उसका हेड है थाने का, या कोई अन्वेषण जांच अधिकारी है, जो अन्वेषण मतलब होता है जांच, जांच अधिकारी है, वह जांच के प्रयोजन से सद्भावना से अगर ऐसा काम करता है, उसका नाम का पहचान का उजागर करता है, तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अगला चलते हैं। कोई पीड़िता स्वयं बोल दे या वो लिखित में दे दे कि हमारा नाम उजागर कर सकते हो, तो ऐसा हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो निर्भया पीड़िता थी, उसकी माँ ने उजागर कर दिया था नाम, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक है। तो तीसरा यही बोलता है कि पीड़ित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो चुकी है या पीड़ित व्यक्ति कोई शिशु हो या विकचित हो, तो उसका जो निकट संबंधी है या तो वो स्वयं उजागर कर दे या लिखित में प्राधिकार दे दे कि आप नाम ले सकते हो, तो भी दिक्कत नहीं है, तो उसको सजा नहीं होगी, नहीं तो 2 वर्ष तक की सजा होगी। 73 इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 73 तक समाप्त हो गई हैं धाराएं। कल के उसमें हम 74 से नेक्स्ट क्लास में 99 तक की धाराएं देखेंगे कि इनमें क्या प्रावधान है। आप लोग पढ़ते रहो, डेली सुबह में रिवीजन करना है। जो आपने आज पढ़ा कल सुबह में उसको पहले रिवाइज करो, फिर अगली क्लास पर जाओ। 9 अभी क्लासेज आपकी कितनी आ चुकी, 3, 7 क्लासेज और लगेंगी, आपकी बीएनएस समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही फिर बीएनएस समाप्त कर देंगे 10 क्लास में, और 15 क्लासेज लगेंगी, आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। बाकी बची हुई जो टॉपिक हैं इसके मूल विधि के 10 क्लासेज उनमें लगेंगी, जो आपके पर्यावरण वाले हैं, जो आपके मानवाधिकार करप्शन वाले जो भी टॉपिक हैं बचे हुए, वो सारे आपके 10 क्लासेज उनमें लगेंगे। इस तरीके से रेगुलर पढ़ते रहो। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो जो भी व्यक्ति आपके टच में है उसके साथ शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, लाइक कर दिया करो, जिससे थोड़ा रीच बढ़ती है, और शेयर करो लोगों के साथ, बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।